एक क्यूआर और 2 लीगल नोटिस। क्यूआर कोड की दुनिया में एंट्री करते ही हमारा स्वागत 2 लीगल नोटिस से हुआ, क्योंकि हम एक इंटरऑपरेबिलिटी वाला क्यूआर ऑफर कर रहे थे। इसलिए यह इंपॉर्टेंट था कि हमारे कोड के ऊपर पेटीएम, फोन पे और गूगल पे जैसे कंज्यूमर एप्स के लोगोज हों। पेटीएम और फोन पे ने इस चीज पर ही ऑब्जेक्ट किया। मुझे फिर ट्रेडमार्क लॉ के रेलेवेंट क्लॉजेस को समझना पड़ा, जिससे मैं फेयरली दूसरों के ट्रेडमार्क एजुकेशनल पर्पस या कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए यूज कर सकूं। पेटीएम एक समझदार कंपटीशन था जो जल्द ही इसे समझ गया और पीछे हट गया, लेकिन फोन पे लगा रहा। फोन पे के साथ हमारी लीगल जर्नी लंबी चली और इस नोटिस के बाद भारत पे के नाम को लेकर भी क्लैश हो गया। वो केस जो 2 साल तक चला था, वो हर उस वीसी पिच की ओपनिंग कॉन्वर्सेशन बन गया जहां मैं पिच करने के लिए गया। 3 साल बाद जब हमने पोस्ट पे लॉन्च किया, तब भी फोन पे हमारे पीछे आया। मुझे ऐसा लगता है कि फोन पे के फाउंडर समीर निगम को सच में लगता है कि पे सफिक्स के वो मालिक हैं। फोन पे के साथ प्रॉब्लम यह है कि उन्हें पता है भारत पे एक स्मार्ट नाम है। जितना मुझे पता है उसके हिसाब से जब गवर्नमेंट ने भीम यूपीआई इंट्रोड्यूस किया था, तब भारत पे वो पहला नाम था जिसके साथ उन्होंने कंटेंट किया था। भाविक को यह नाम इनिशियल यूपीआई डॉक्स के टाइम पर मिला था और फिर उसने ये नाम रजिस्टर करवा लिया। एक कैची नाम होने के साथ ही हमारे नाम में भारत के होने से मर्चेंट्स को यह लगता था कि ये एक गवर्नमेंट सर्विस है, क्योंकि ये फ्री भी थी और यही फोन पे को हमसे दिक्कत थी। फोन पे का इनिशियल ऑब्जेक्शन ये था कि हमारा लोगो, जिसमें ट्राई कलर बैकग्राउंड पर देवनागरी स्क्रिप्ट में पे लिखा हुआ था, वो उनके लोगो जैसा था। हमने फिर हमारा लोगो चेंज कर दिया। सेटिस्फाइड नहीं होने के बाद उन्होंने फिर से हमारे ऊपर केस फाइल किया और कहा कि हम पे शब्द यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो उनके नाम का एक हिस्सा है और इस शब्द को यूज करना इन्फ्रिंजमेंट है। हमने हाई कोर्ट में केस को डिफेंड किया। उसके बाद हिंदुस्तान बिजनेस लाइन में यह हेडलाइन आई, पे शब्द किसका है, फोन पे या भारत पे का। मुंबई हाई कोर्ट ने नोट किया कि फोन पे के पास पे शब्द के कोई एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं है जिसे पे की जगह यूज किया जा रहा है, और इसलिए यहां पर कोई कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस नहीं था। 2 साल चलने के बाद और काफी मीडिया कवरेज मिलने के बाद यह केस आखिर में सेटल हो गया। टेक सोल्यूशन। शुरुआती दिनों में हम एक टेक सोल्यूशन के साथ काम कर रहे थे जिसे हम जुगाड़ कह सकते हैं। मर्चेंट एग्जीक्यूशन की जर्नी दिल्ली के नेहरू प्लेस के कंप्यूटर और कंप्यूटर पार्ट्स के मार्केट में 1000 मर्चेंट्स के साथ शुरू हुई। हमने टेस्ट करने के लिए उनके क्यूआर कोड को भीम यूपीआई ऐप पर बनाया था। भाविक का फोन नंबर हमने एक एडिशनल फोन नंबर के तौर पर डाल दिया था ताकि हमें भीम यूपीआई ऐप पर होने वाले हर ट्रांजैक्शन के बारे में एसएमएस से पता चल जाए। हमने उस वक्त ज्यादा सोचा ही नहीं था, जैसे कि जब भाविक फ्लाइट में होता तब हम कुछ घंटों के लिए नोटिफिकेशंस रिसीव कर ही नहीं पाते। मुझे जल्दी समझ में आ गया कि हम इस अरेंजमेंट के साथ तो काम नहीं कर सकते, और उस समय हमारे पास इतना मनी फ्लो भी नहीं था। हमें एक बैंक के साथ टाई अप करना था ताकि जब एक कस्टमर ट्रांजैक्शन करे तो वो पैसा सीधा हमारे बैंक अकाउंट में आए और उसके बाद हम रियल टाइम में उसे मर्चेंट के अकाउंट में सेटल कर दें। हमने सबसे पहले येस बैंक के साथ रिलेशनशिप बनाया, जिनके साथ मैंने ग्रोफर्स में रहते वक्त काफी काम किया था। हमने मर्चेंट के लिए तो ट्रांजैक्शन फ्री कर दिए थे, लेकिन हमें हर इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रांजैक्शन पर बैंक को पे करना पड़ता था। हमें 2000 से ऊपर के हर ट्रांजैक्शन पर 0.65% पे करना पड़ता था। इसलिए हमारा बैंक को पिच ये था कि हम बिजनेस को स्केल करने के लिए हमारे मर्चेंट एग्जीक्यूशन को इंक्वायर कर रहे हैं और इस प्रोसेस में हम बैंक में फ्री फ्लोट बढ़ा देंगे। इस पहली क्रिटिकल बैंकिंग पार्टनरशिप के लिए मैंने भाविक से उसके इंजीनियर्स को येस बैंक के मुंबई ऑफिस पर रहकर सारी चीजों को सीमलेसली एग्जीक्यूट करने के लिए कहा। हमने उन 3 IITians के लिए ईसॉप्स आउट सेट कर रखी थी जिन्होंने शाश्वत के साथ ज्वाइन किया था। इसके साथ हमने एक एक्सटर्नल टेक एजेंसी हायर की और शाश्वत के पिता के इंजीनियरिंग कॉलेज से फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को हायर किया ताकि हम अपनी टेक कॉस्ट को कम से कम रख सके। फिर मैंने दूसरे क्रिटिकल पार्ट पर काम करना शुरू किया और वो था मर्चेंट्स को रियल टाइम में ऑनबोर्ड करना। पहला मॉडल ये था कि एक मर्चेंट को एक्वायर करके उनकी बैंकिंग डिटेल लेकर उन्हें उनके स्पेसिफिक क्यूआर कोड के साथ एक ज्वाइनिंग किट भेजा जाता था। इस प्रोसेस में काफी सारा समय लग रहा था, इसलिए मैंने ये सोचा कि हमें पहले से ही क्यूआर किट्स प्रिंट करके बनवा देनी चाहिए जिससे हम तुरंत मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड कर सकें।
हमें सिर्फ मर्चेंट के बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड को एंटर करना था और फिर वो QR कोड मर्चेंट के प्रीमाइसेस से लिंक हो जाता। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा प्रोपोजिशन था कि हम मर्चेंट से कोई फीस नहीं ले रहे थे और उनके पेमेंट को भी रियल टाइम में सेटल कर रहे थे। उस समय मर्चेंट पेटीएम और फोनपे के साथ डील कर रहे थे, जो न केवल उनसे हर ट्रांजैक्शन पर 2% फीस चार्ज कर रहे थे, बल्कि उनके अकाउंट को T+2 बेसिस पर सेटल कर रहे थे, जिसका मतलब यह था कि ट्रांजैक्शन पूरे 2 दिन के बाद कंप्लीट होता था। भाविक पूरा टैक्स संभालने लगा और मैं मैनेजिंग स्ट्रैटेजी, बैंकिंग रिलेशनशिप्स, नए प्रोडक्ट लॉन्च, फंड रेजिंग और उसी के साथ टीम बिल्डिंग पर ध्यान देने लगा। इसलिए हमने शाश्वत को डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी सिटीज में प्रोडक्ट लॉन्च करने पर फोकस करने के लिए कहा। मुझसे पहले एक एम्प्लॉय नंबर। एक बार जब ट्रांजैक्शंस के नंबर बढ़ने लगे तो एक और चीज थी जिस पर हमें ध्यान रखना था, वो था एडमिन वाला पार्ट। किसी को किसी रोल के लिए रिक्रूट करना तो आसान था, लेकिन हमें उसी समय अपनी कॉस्ट को भी ध्यान में रखना था। और इस समय मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम माधुरी का आया। वो अपना बिजनेस चला चुकी थी और इसलिए वो मैनेजमेंट, एडमिन और जनरली लोगों को मैनेज करने में अच्छी थी। हालांकि अगर दूसरे को फाउंडर्स भी उसकी ज्वाइनिंग के लिए अप्रूव करते तभी वो फेयर होता। तुम्हें उसे कंपनी में ला देना चाहिए। कोई भरोसेमंद आदमी इंटरनल चीजों का ध्यान रख रहा होगा तो हम आराम से स्केल कर सकते हैं। भाविक और शाश्वत का यही रिएक्शन था। उस समय तक मैंने PCJ से फॉर्मली एग्जिट नहीं किया था, इसलिए मैं कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता था। इसलिए माधुरी डायरेक्टर बन गई और उसका एम्प्लॉय नंबर मेरे से भी पहले हो गया। वो जल्द ही लीजेस, वेंडर मैनेजमेंट, प्रिंटर कोऑर्डिनेशन और दूसरी चीजों को संभालने लगी। क्योंकि हमारे पास कोई HR टीम नहीं थी, तो HR की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसे सौंप दी गई। जब वो एडमिन का हिस्सा संभालने लगी और मुझे पता था कि एक जिम्मेदार इंसान उसे संभाल रहा है, तो फिर मैं ग्रोथ पर फोकस करने लगा। VC के दरवाजों पर नॉक करना। जब हमारा इंटरनल सिस्टम बन गया तो समय था और फंड रेजिंग करने का। उस समय ऐसा कोई भी VC नहीं था जिसका दरवाजा मैंने नहीं खटखटाया। शुरुआत में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मीटिंग सिकोया के मोहित भटनागर के साथ हुई, जहां पर हमें सबसे पहले UPI काम कैसे करता है वो एक्सप्लेन करना पड़ा। यह वही इन्वेस्टर था जिसने न केवल सिट्रस में इन्वेस्ट किया बल्कि उनके एग्जिट का भी ध्यान रखा। मुझे अपना फोन और डेबिट कार्ड दीजिए, मैंने उनसे कहा, क्योंकि उस समय तक VC खुद उससे ट्रांजैक्शन करते थे, इसलिए वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि UPI ही फ्यूचर है। फिर मैंने फोन पे ऐप पर उनका एक अकाउंट बनाया और फिर उसे उनके HSBC कार्ड से लिंक कर दिया। फिर मैंने एक पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन किया और वो UPI का जादू देखकर बहुत हैरान हो गए। हालांकि इस एक्साइटमेंट के बाद भी अगले 3 महीने तक सिकोया ने हम पर कोई पैसा नहीं लगाया। उसका प्राइमरी रीजन ये था कि सिकोया पाइन लैब्स में 70% स्टेक ओन करता था और उन्हें समझ आ गया था कि हमारी एंट्री से पाइन लैब्स का मार्केट शेयर खत्म हो जाएगा। इसलिए वो पाइन लैब को ये टेक्नोलॉजी बनाने का टाइम देना चाहते थे। उस समय तक पाइन लैब्स के असली फाउंडर लोकवीर मूव ऑन कर चुके थे और पाइन लैब टेक कंपनी नहीं बल्कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर रह गया था। पाइन लैब्स जब वो टेक्नोलॉजी बना नहीं पाया, तब जाकर सिक्वोया ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया। उन्हें BNext से फोमो था, जो टेक्निकली पहला VC था जिसने हमारा पोटेंशियल पहचाना।